अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सन पॉडकास्ट और मैं हूं उज़ैर आलम। आज के दौर में सिर्फ लड़का और लड़की दोनों के लिए रिश्ते ढूंढना मुश्किल नहीं है, बल्कि उस रिश्ते को कंफर्टेबल बनाना और फिर उस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इन जैसे बहुत से सवालात आज हम करेंगे। हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में मौजूद हैं मिसेस ख्वाजा, जो कि मारूफ मैरिज कंसल्टेंट हैं और पिछले मोर देन 26 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है। इन्हीं से जानेंगे। मिसेस ख्वाजा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। सबसे पहले हम स्टार्ट देते हैं कि ये क्यों मुश्किल बन चुका है सही रिश्ता ढूंढना और फिर उसको कंटिन्यू करना, इसकी क्या वजह है? देखिए उज़ैर, ऐसे कि जब मैंने इतने साल पहले ये शुरू किया था उस वक्त ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं थी। उस वक्त जब फैमिलीज हमारे पास आती थी, हम उनको उनकी चॉइस के मुताबिक वहीं बैठे बैठे कॉन्टैक्ट नंबर्स की, फैमिलीज की एक लिस्ट दे दिया करते थे। ना तस्वीर का चक्कर होता था, ना वो होता था व्हाट्सएप का चक्कर होता था। तो लोग हैप्पीली वो लिस्ट लेके जाते थे, जाके फैमिलीज को डायरेक्ट कॉल की, बात की और उनको विजिट किया और मोस्टली 1 2 3 दिखने में उनके हो जाते थे रिश्ते। अब जब से ये व्हाट्सएप कल्चर और ये वाला सिस्टम शुरू हुआ है तो लोग पहले प्रोफाइल मंगवाते हैं, लड़की की भी और लड़के की भी। प्रोफाइल देखते हैं, फिर पिक्चर्स देखते हैं, उसके बाद घर का एक एक बंदा, फैमिली सारे मेंबर जो हैं, फैमिली मेंबर डिटेल से देखते हैं, प्रोफाइल को देखते हैं, घर कितने एरिया का है, अच्छा हाइट कितनी है, अच्छा कितने बहन भाई हैं, कहाँ कहाँ है, और बच्ची की पिक्चर्स है या बच्चे की पिक्चर्स है, उनको जूम कर करके देखते हैं। और इस एंगल से पिक्चर ठीक नहीं है, अब उस एंगल से मंगवा के दें, ये पिक्चर ठीक नहीं है, वो मंगवा के दें। लोगों ने इस काम, आसान काम को, इतने अच्छे नए काम को लोगों ने बहुत मुश्किल बना दी है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को बहुत हाई कर दी है। अब ये रिश्ता खाली सिर्फ रिश्ता नहीं रहा, ये डिग्री टू डिग्री मैरिज हो गई है, फैमिली टू फैमिली। कितने मिलियनर है, कितने बिलियनर है, कितने कनाल का उनका घर है, कितने कनाल का उनका घर है, उनके फादर का क्या पोस्ट है, कितने भाई किस पोस्ट में है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। यानी कि अब जो रिश्ते करवाए जाते हैं उसमें सीरत और सूरत ये मैटर नहीं करती। सीरत मैटर नहीं करती, सूरत बहुत मैटर करती है। सूरत बहुत मैटर, हर किसी को खूबसूरत लड़की चाहिए, बहुत फेयर हो, स्लिम हो, ओवरवेट ना हो, टॉल लड़की हो, और एजुकेशन भी उसकी हो, प्रोफेशनल एजुकेशन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईटी की हो, सीए किया हो, मतलब इस तरह की फील्ड्स में वो हो। मिसेस ख्वाजा, बताइएगा जो पिक्चर्स रिश्ता देखने के लिए भेजी जाती हैं, चाहे लड़की की हो या लड़के की, वो किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, पिक्चर चाहे लड़की की हो या लड़के की हो, पिक्चर एक तो बहुत डिसेंट होनी चाहिए। लोग अक्सर बच्चियों की वो तस्वीरें भेजते हैं जो किसी वो शादी पे गई हुई है, किसी पार्टी पे गई हुई है, उन्होंने ब्राइडल वाला, जैसे ब्राइडल की बहन वाला होता है, वो मेकअप किया होता है, ओवर ड्रेस्ड होती हैं। ऐसी पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक आधी वो भी हो जाए, लेकिन चंद आपकी जो सिंपल पिक्चर्स होती हैं, आप नॉर्मल रूटीन में जो आपने ड्रेस पहना हुआ है, नॉर्मल किस्म की जो होती हैं, उस तरह की कुछ पिक्चर्स हो जाए। और सेकेंडली लड़कों के लिए भी जो सन ग्लासेस लगाए होते हैं समटाइम्स, या बिल्कुल खाली वो जो डिफरेंट पोज बनाए होते हैं, मॉडलिंग वाले पोज ना लड़कियों की होनी चाहिए ना लड़कों की होनी चाहिए। पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्रिस्प पिक्चर होनी चाहिए। अगर कोई जूम भी करे तो वो फटे ना, क्योंकि फिर लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पिक्चर्स और मंगवा के दें, ये पिक्चर ठीक नहीं है। इसमें कुछ पिक्चर्स आप फुल भेजें, कुछ आप हाफ भेज दें, कुछ बेशक आप फैमिली के साथ भेज दें, क्योंकि अगर हमने किसी कैंडिडेट को नहीं मिला तो हमें असेस करना होता है कि हमने इसको किसके साथ मैच करना है। क्योंकि मेरा अपना ऐसा रूल नहीं है कि मैं बगैर किसी की परमिशन के पिक्चर्स भेज दूँ। मोस्टली मैं पहले करती हूँ, लड़के वालों को भेजती हूँ डिटेल वगैरह, लड़की वालों को डिटेल भेजती हूँ। अगर उन्हें सूट करता है, पसंद आता है, तो वो कहते हैं हमारा प्रोफाइल शेयर करते हैं, तो हम फिर उनका प्रोफाइल शेयर करते हैं, फिर हम पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हैं। क्योंकि मेरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखें ना, किसी पिक्चर तो बड़ी दूर की बात है, किसी का प्रोफाइल भी नहीं लगा होता। जैसे लोग अक्सर उनके फेसबुक है या उनके इंस्टाग्राम्स हैं, टिकटॉक है, लोग बाकायदा रिश्तों की लिस्ट बना के उन्होंने लगाई होती है। मैंने कभी कहीं नहीं लगाई होती, क्योंकि ये हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है और प्राइवेसी मैटर्स अ लॉट। पिक्चर्स का ये भी इशू है, फिल्टर्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं जी, बहुत बड़ी बात। वो डिफरेंट होते हैं, जब रियल में आप उनको देखते हैं तो बिल्कुल हाँ, डिफरेंट सबसे एक और बड़ी बात, आपकी फिल्टर पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, फोटोशॉप नहीं की होनी चाहिए, ओरिजिनल नेचुरल पिक्चर्स होनी चाहिए। क्योंकि मैंने तो खुद देखा है कई दफ़ा बच्चियाँ या बच्चे आके मिलते हैं, लेकिन जब उनकी पिक्चर्स देखें तो वो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा फिल्टर लगाए होते हैं। और अब आजकल पता भी लग जाता है लोगों को कि जो फिल्टर लगा हुआ है उसका नुकसान आपको ही होता है। कोई फिल्टर वाली पिक्चर देख के अगर बेवकूफ़ बन के चला जाता है, वापस आके नो कर देता है कि पिक्चर और जस्ट बिल्कुल अपोजिट है, बच्ची बिल्कुल अपोजिट है, तो ये आपका ही नुकसान है। बेहतर है जैसी पिक्चर है वही आप भेजें, नेचुरल। आईडी कार्ड वाली फोटो होनी चाहिए? नहीं, आईडी कार्ड वाली भी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपकी नॉर्मल अच्छी डिसेंट पिक्चर्स होनी चाहिए, अच्छी ड्रेसिंग के साथ डिसेंट, लड़कियों की भी लड़कों की भी, कुछ हाफ हो कुछ फुल हो, ताकि पर्सनैलिटी असेस किया जा सके।
सोशल मीडिया ने इस मैरिज सिस्टम को आसान बनाया है या मजीद इसको मुश्किल बना दिया है? मतलब आज देखना डिफरेंट ऐप्स आपको मिल जाती जी हैं, जी जी। तो इनका क्या क्राइटेरिया होता है रिश्ता करवाने का? बहुत सी रिश्ता ऐप्स पाकिस्तान में भी हैं। सोशल मीडिया ने हमारे जो बच्चियों और बच्चों के दिमाग बेहद ख़राब कर दिए हैं। हर कोई ये कहता है कि अक्सर लोग हमें ये एक्ट्रेसेस की तस्वीरें भेजते हैं कि लड़की इस तरह की मिलती जुलती हो, 3-4 पिक्चर्स इस तरह के फीचर हो, इस तरह की मिलती जुलती हो। इसी तरह लड़कियों का भी है कि फ़लाने लड़के की तरह मिलती हो। पहले ज़माने में था कि खाली लड़के वालों को मुश्किल होती है, अब लड़की वाले जो उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जिनकी बच्ची अच्छी है या गुड लुकिंग है, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना हर चीज़ में निकाल देते हैं, इफ्स एंड बट्स लेके आ जाते हैं। इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। तो मीडिया ने बहुत ख़राब की है क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई कर दी है। सेकंड आपका क्वेश्चन था ऐप्स के बारे में। ये जो डिफरेंट बन गई हैं, ऐप्स बन गई हैं, इसमें अक्सर लोग मेरे उससे वो धोखे खा के आए होते हैं। हमने 6 महीना इस पे टाइम वेस्ट किया, साल टाइम वेस्ट किया, हमें जो प्रोफाइल मिले, जब हमने बात की तो वो सारे फेक निकले, पिक्चर्स फेक थी, हम लोगों को मिले भी हैं तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। और इसमें कुछ गलत इंसिडेंट आपने भी सुने होंगे कि किसी के थ्रू वो उन्होंने डायरेक्ट फ्रॉड हो जाता है, फ्रॉड स्कैम हुए, हो मिले, जाता है। बच्ची को किडनैप करके ले गए, काफ़ी इस तरह के भी हुए। अव्वल तो बच्चियों को खुद और बच्चों को खुद इस पे आना नहीं चाहिए। अगर वो किसी से मिल भी रहे हैं तो घर में पेरेंट्स को पता होना चाहिए बच्ची कहाँ जा रही है, किसको मिल रही है, और लड़के के पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि किसको मिल रहे हैं, ताकि थोड़ा उन पे चेक रखें। अगर कोई मिस ऐप हो, जो कोई मसला हो, तो उन्हें पता होना चाहिए। बाकी ऐप्स का डाटा जो है ना, मतलब जितने मेरे पास अभी लोग आए हैं, हर किसी ने मतलब डिस्करेज होके आए हैं कि हमने वहाँ पे अप्लाई किया था, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई कुछ नहीं हुआ। मिसेस वाजा, ये बताइएगा कि हमेशा लड़के वाले ही क्यों रिश्ता देखने जाते हैं? क्या लड़की वाले नहीं जा सकते? ये कोई रूल है या कल्चर है, क्या वजह है? ये एक्चुअली हमारे माशरे ने ये ट्रेंड बनाया हुआ है कि लड़की वाले बेचारे बेबस हैं, बस उनके घर पहले जाके देखें, हमें पसंद आएगा तो हम बुलाएंगे, नहीं पसंद आएगा तो नहीं बुलाएंगे। हालांकि कोई हर्ज नहीं है। अक्सर कुछ लोग बड़े खुले दिल के लोग होते हैं, भाई वो बेशक पहले हमारे घर आए, हमारा बेटा देखें, अगर उन्हें पसंद आता है तो हम चले जाएंगे उनके घर। लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं। अगर कोई कह भी देना कि जी हम पहले उनके घर जाना चाहते हैं, तो लड़के वाले इस बात का बड़ा माइंड करते हैं कि वो पहले क्यों आए, पहला राइट तो हमारा है। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है। देखें, आप भी तो इतने घरों जाके लड़कियां देखते हैं ना, अगर कोई आपके घर लड़का देखने आ जाए तो कोई इसमें बुराई नहीं है। रिजेक्शंस की वजह बताइएगा, क्या वजह होती है जो लड़की को रिजेक्ट कर दिया जाता है? या फिर नहीं, लड़के भी रिजेक्ट होते हैं, लड़के भी रिजेक्ट होते हैं। पहली बात तो ये है कि अमूमन पहले प्रोफाइल शेयर हुआ होता है, पिक्चर्स भी शेयर होती है, आपका माइंड बना होता है कि हमने यहाँ पे देखना है, जाके करना है। वो किसी के घर अब जब जाते हैं, असल में आपको फैमिली का फिर पता चलता है। बाज़ औक़ात किसी की माँ, लड़की की या लड़के की माँ जो है ना, क्या कहना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाली या किसी किस्म की ऐसी कुछ बातें लोग नोट करते हैं कि उसकी माँ बहुत चालाक है। बाज़ औक़ात किसी बाप का देखते हैं, बाप उसका बहुत ओवर क्लेवर है, ये बातें पूछ रहा था। या सम टाइम लड़की का एटीट्यूड और बिहेवियर उन्हें ऐसे लगता है कि वो हैप्पीली मिली नहीं है उनसे, या उसने रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं दिया, या मतलब थोड़ा मूड उसने बनाया। हर कोई पसंद करता है लड़की ऐसी हो जो मतलब स्माइलिंग फेस हो, हर किसी के साथ मिक्सअप होने वाली हो, हर किसी की ख्वाहिश यही होती है। या लड़की तो आके बैठी नहीं है, वो तो आइए 2 मिनट आइए चली गई है, हमने बाद में बुलाया भी नहीं आई। मतलब ऐसे लोगों फिर लोग नहीं करते। या किसी के घर का माहौल देखते हैं, या किसी के घर की मतलब बहुत अच्छा बड़ा घर है, घर गंदा है, नीट क्लीन नहीं है, या कुछ सर्विंग का सिस्टम उनका ऐसा होता है, वो बताइए तो खैर माइनर बातें हैं, बट लोग आके बताते हैं कि उन्होंने सर्व इस तरह किया, उन्होंने ये किया, एक एक बात आके बताते हैं। तो अगर लड़की अच्छे तरीके से मिले, पेरेंट्स अच्छे डिसेंट तरीके से मिले, और बाकी तो चीज़ें फिर इग्नोर कर देते हैं लोग छोटी मोटी। जो रिश्तेदार होते हैं, मतलब लड़की वालों की तरफ से भी और लड़के वालों की तरफ से भी, मामू, चाचा, फूफो, खाला, आपका एक एक्सपीरियंस है, इनका क्या किरदार होता है? क्या ये भी रिश्ते में मतलब कोई मुदाखलत करते हैं कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं कहती हूँ, देखिए, सबसे पहला स्टेप तो देखें लड़की का अपने घर वाले, उसके माँ बाप और उसके बहन भाई। इसी तरह लड़के के माँ बाप और बहन भाई, पहले उन्हें मिलना चाहिए, देखना चाहिए। जब चीज़ें थोड़ी क्लोज और बेहतर लगे, फिर अपनी खाला, चाचा, मामा या जिसको उन्होंने लेके आना है, उनको बाद में लेके आए। क्योंकि आपके सारे रिश्तेदार सिंसियर भी नहीं होते। कुछ रिश्तेदारों में आपने रिश्ता छोड़ा होता है, कुछ रिश्तेदारों से आपकी चपलिश रही होती है। हर रिश्ता आपका सिंसियर नहीं होता। कुछ लोग आके इस बात को बिगाड़ देते हैं, वो तुमने ये बात बीच में नोट नहीं की, ये बात थी उसमें लड़के ने ये बात की थी, तुमने पॉइंट नहीं की, उसका बाप ये कह रहा था। तो वो आपको ना बीच में आग लगाने वाले, तीली लगाने वाले ज्यादा होते हैं। बल्कि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप रिश्ता फाइनल करके, सब कुछ करके फिर बताएं आप सबको।
अपने रिश्तेदारों को भी, अगर आपको रिश्तेदारों का पता है, हाँ कुछ रिश्तेदार बहुत सिंसियर होते हैं और वो सबको पता होता है कि कौन सिंसियर है कौन सिंसियर नहीं है। अगर तो आपको पता है कि जी ये रिश्ते हमारे सिंसियर हैं, उनको साथ लेके चले। लेकिन कुछ रिश्तेदारों का सबको पता होता है, खासतौर पे फूफियां बड़ी इस मामले में जो है ना वो बदनाम है कि वो पप्पो का किरदार जो है ना वो फेसबुक वाली पप्पो का होता है। तो ऐसे रिश्तों को आप साथ लेके ना चले, उनको एंड में कार्ड ही दे, ऐसे लोगों को कार्ड ही दे आप। बिल्कुल, यानी कि आप एडवाइस करती हैं कि पहले सब कुछ अनाउंस। और दूसरी बात, अगर आपको कोई रिश्ता पसंद आ भी गया ना तो आप लंबी चौड़ी मंगनियां धूम धड़के वाली मत करें। सिंपल घर के 4 लोगों के साथ दुआ खैर करें, बात करें, बच्चों को बात करने का मौका दें, 2-3 महीने दें, ज्यादा भी 3-4 महीने भी दे सकते हैं। बच्चे आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, अगर उनको सब चीजें सूट करती हैं, मैच करती हैं, आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं, तो फिर आगे रिश्ता आप करें। ना लंबी मंगनियां करें, ना लंबे निकाह करें। एक आम व्यूवर सोशल मीडिया पे जब देखता है मुख्तलिफ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, उनकी शादियां होती हैं और वो अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो भी दिखाते हैं यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, सब आपको पता है जी जी। तो फिर उनके रिश्ते टूट भी जाते हैं, इलाहिदगी हो जाती है। आजकल एक मामला बहुत ज्यादा वायरल है। ऐसा ही है। हम किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल। क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है? देखिए, ये जो शादियों पे बेजा फजूल खर्ची है, ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। मैं खुद इस फेवर में हूँ, सादगी से घर में निकाह हो, अगले दिन लड़की वाले लड़के वाले मिलके एक रिसेप्शन दे दे। उसमें ये होता है कि आपके सारे खर्चे बचते हैं। वरना घर वालों के 6 दिन के फंक्शन के ड्रेसेस आप बनाएंगे, 6 दिन आप उन्हीं लोगों को बुला के खाना खिलाएंगे, आपके एक्स्ट्रा पार्लर के खर्चे हो गए, सैलून के खर्चे हो गए, आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। एक ही अच्छी सी आप रिसेप्शन करें, डिसेंट सी, वो भी आप बहुत हैवी ना करें, धूम धड़के से ना करें। इस तरह की शादियां देख के ना फिर जाहिर है वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर उनका भी दिल करता है, लड़कियों के अरमान होते हैं हमें भी मुंह दिखाई में ये मिले, या हमारा भी हनीमून जहाँ पे हो, या हम लोग भी इस ट्रिप पे जाए, उस तरह करें। तो ये लोगों को गलत मिसाल मत दें। और दूसरा ये है कि अपने बच्चों की, खासतौर पे बेटियों की और बेटों की भी फ्रेंड्स, उनका आप नज़र रखें कि किस कैटेगरी के उनकी फ्रेंड्स हैं, किस कैटेगरी के उनके फ्रेंड्स हैं। बाज़ बच्चियों की फ्रेंड्स होती हैं बड़े मिलियनर बिलियनर होते हैं, एलीट क्लास होती हैं। वो जब उनकी डेली की रूटीन देखती हैं, उनकी बातें सुनती हैं, वो फिर अपने घर वालों को आके फोर्स करती हैं कि हमें भी ये चाहिए, हमारी शादी पे जो होना चाहिए, हमारे शादी के कार्ड भी ऐसे होने चाहिए। तो ऐसे बच्चों से अपनी दोस्ती, अपनी दूरी रखें। बच्चों की आपको कंपनी ज़रूर देखनी चाहिए, उनकी कंपनी कैसी है और कैसे चल रही है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आपका मैरिज ब्यूरो सेटअप है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं गली मोहल्लों में माशाल्लाह मैरिज ब्यूरो, फी सबीलिल्लाह मैरिज ब्यूरो, यानी मजहब का नाम यूज किया जाता है। बिल्कुल। और बाद में हम ये भी देखते हैं कि बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए, फ्रॉड हो जाता है, रिश्ता नहीं कामयाब होता। मतलब दिखाते कुछ है और होता कुछ है। सही। तो ये क्या है, इसकी क्या हकीकत है, ये जो मैरिज ब्यूरोज है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, इस फील्ड में बहुत सारे लोग आते हैं, कोई 6 महीने रहता है, कोई साल रहता है, कोई 2 साल रहता है, गायब हो जाते हैं। कहीं रेंट में ली होती है, मार्केट में कोई शॉप ली होती है, दुकान ली होती है, बस किया, नहीं चल सका, बंद किया, ख़त्म हो गया, गायब हो गए। मैं माशाल्लाह जितने अरसे से इस फील्ड में हूँ, मोर देन 26 ईयर से, मेरे एक ही नंबर और एक ही नाम से चल रहा है। मेरी अपनी लोकेलिटी ऐसी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छी डिसेंट फैमिलीज आती हैं, और मुझे जो भी पहले आता है पहले कॉल करता है। मैं हर किसी की पहले कॉल रिसीव करती हूँ। मुझे लगता है कि ये केस में डील कर सकती हूँ, या इस फैमिली या इस केस में मुझे कोई खराबी नज़र नहीं आ रही। इतनी जजमेंट तो इतने सालों से हो गई है ना कि अगर तो मुझे सारी चीज़ें ठीक लगती हैं तो मैं उसको आगे लेके चलती हूँ। अदरवाइज यकीन करें, दिन में 50% लोगों को मैं सॉरी कहती हूँ, सॉरी मैं आपको डील नहीं कर सकती, आप कहीं और रब्ता करें। इसलिए मैंने बड़ी अपनी सिलेक्टेड क्लास और टू द पॉइंट अपनी वो रखी हुई है। और मेरे पास जो भी लोग आते हैं, मैं वही कहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है हमेशा मुझे अच्छे लोग मिले हैं। आई एम ब्लेस्ड कि कभी इस तरह का फ्रॉड नहीं हुआ कि कोई कहे कि जी लड़का इंजीनियर है तो निकले प्लम्बर, कोई कहे जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और निकले इलेक्ट्रिशियन। आजकल तो वो ज़माना ही नहीं है ना। जैसे अक्सर मेरा बेटा बाहर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या मेरा बेटा आजकल डॉक्टर है। नहीं, आजकल तो देखें, बच्चा जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है आप वो पता कर सकते हैं, जहाँ वो जॉब कर रहा है जिस कंपनी में, आप उसका पता कर सकते हैं, कैसे रह रहा है, क्या हो रहा है, 1 to all आजकल आपको ना बड़ी ईजी आजकल हो चुका है। वो ज़माने गए जब बताते कुछ थे निकलता कुछ था, इसलिए अब ऐसी चीज़ें नहीं होती। और दूसरी बात, हमारा काम होता है लोगों को प्रपोजल्स वो शो कराना, उनको दिखाना, उनको फैसिलिटेट करना कि ये ऑप्शंस है, ऑप्शन देना हमारा काम है। किसी भी केस में मैं आज तक किसी की गारंटी नहीं देती, किसी की आज तक वो आपको वो नहीं गारंटी नहीं, तसल्ली नहीं, या किसी किस्म का मैं 100% ये ओके मैं आपको नहीं दे सकती। मेरा काम आपको ऑप्शन दिखाना है, पसंद नापसंद आपकी अपनी है। अगर आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं वो करें, और जितनी मर्जी करें, आपका राइट है।
लड़की वालों का भी राइट है और लड़के वालों का भी उतना ही राइट है, जितनी मर्जी वेरिफिकेशन करें। हाँ, अलबत्ता किसी फैमिली को अगर मैं पर्सनली जानती हूँ, जैसे लाइक मेरी अपनी कॉलोनी के, जैसे मैं 20-22 साल से रह रही हूँ, बच्चे मेरे सामने बड़े हुए हैं, फैमिलीज का पता है, उनका मैं ज़रूर कहती हूँ कि इनको मैं जानती हूँ और इनका मुझे पता है, और इनकी मैंने तसल्लियाँ देके करवाया भी हुए हैं और लोग खुश हैं, कोई कंप्लेन उनकी तरफ से नहीं है। जिसको नहीं जानती वो उनके बारे में कभी नहीं कहूँगी। तो जो बड़ी एज की औरतें हैं या बड़ी एज के जो मर्द हैं, उनके रिश्ते की क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? मतलब आपने कभी कोई फेस इस तरह का केस किया हो? बड़ी एज के भी हमारे पास 80 ईयर्स तक के बंदे आते हैं, 60 प्लस लेडीज आती हैं, हर एज ग्रुप के आते हैं। और इस एज ग्रुप में एक ये है कि आपकी चॉइस लिमिटेड होती है, और इस एज ग्रुप के बल्कि ज़्यादा जल्दी भी हो जाते हैं, बिकॉज रिश्ते ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि यंग बच्चों के लिए तो चॉइसेस ऑप्शंस बहुत होते हैं, तो वो ये नहीं तो वो नहीं तो करते रहते हैं। इस एज में तो अगर 60 का बंदा है, उसे अगर 50-55 की खातून मिल जाए, 2-3 बातें करके हफ्ते बाद ही उनके निकाह हो जाते हैं, और वो ज़्यादा जल्दी और अच्छे हो जाते हैं। तो ये इसमें शुगर डैडी और शुगर मम्मी, इसका भी कोई कॉन्सेप्ट है? देखिए, शुगर डैडी मम्मी तो ज़ाहिर है वो हम तो प्रोवाइड किसी को नहीं करते ना, वो लोगों के जो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल कोई अफेयर चल रहे होते हैं, या अपनी कोई इनकी डीलिंग होती है, या उनकी अपनी कोई असेस होती है कहीं पे, तो वो होता है। हमारे पास तो लोग, लड़की वाले भी 3 से 5 साल से एज गैप ज़्यादा ना हो, और लड़के वाले भी लड़की जो कम से कम 3 साल या 4 साल छोटी हो, हम उसी एज ब्रैकेट को लेके उन्हें ऑप्शंस देते हैं। इसलिए शुगर डैडी वगैरह वो उन्हें कहीं बाहर ही मिलते हैं। तो कोई ऐसा रिश्ता आपने कभी करवाया हो जिसका बाद में आपको हो कि यार मैंने गलत कर दिया, अफसोस हुआ हो, कोई कभी ऐसा कोई वाकया होगा? ऐसा कि देखिए, मैंने पहले ही बात की कि हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, और कभी दानिस्ता, अगर देखें मुझे किसी की कोई बात पता चल जाती है, लोग वेरिफिकेशन करते हैं कि इस लड़के की तो ऑलरेडी पहले शादी हुई थी, उन्होंने हमें बताया ही नहीं है, तो ये तो इनका केस ये था, लेकिन वो उन्होंने खुद किया है, मैंने नहीं किया ना बताया। मेरे पास अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसका मुझे पता चल जाए कि इसका ये, मैं फिर उनका केस नहीं लेती, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। किसी को खैर मुंह पे भी नहीं कहती कि जी आपने गलत फलानी जगह पे बात की हुई है या की है, ठीक है, वो उनका अपना है, मैं ऐसे केस फिर लेती भी नहीं हूँ। मैं बड़े सिलेक्टेड टू दी पॉइंट जज करके केस लेती हूँ, और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कभी मेरी तरफ से किसी को गलत बयानी या कोई ऐसी बात नहीं हुई आज तक। आज तक आपने कितने रिश्ते करवाए हैं? 26 साल में तो माशाल्लाह बहुत हुए, बल्कि जिनके करवाए 10 साल पहले, लास्ट मंथ में कितने करवाए? अब वो अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं। लास्ट मंथ में 3 हुए माशाल्लाह। माशाल्लाह 3 हुए लास्ट मंथ में। कभी एक महीने में कोई भी नहीं होता, कभी एक महीने में 3 भी हो जाते हैं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे नवंबर दिसंबर में मोस्टली होते हैं, क्योंकि शादियों का सीजन होता है। हाँ जी। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, फैमिलीज, मदर, जो भी भाई उनके देख रहे हैं, बहनों के, ये बताइएगा कि क्वेश्चनिंग क्या होनी चाहिए जब कोई रिश्ता देखने जाए? कोई लड़के वालों की तरफ से क्या क्वेश्चन होनी चाहिए और लड़की वालों की तरफ से? देखिए, क्योंकि इस वजह से ना लोगों को बाद में एहसास होता है कि ये भी हमें पूछना चाहिए था, ये चीज़ बाकी रह चुकी है। लड़के का तो देखिए वो एक इंडिपेंडेंट हो, उसकी इतनी इनकम, इतनी सैलरी हो कि वो अपनी फैमिली को लेके चल रहा हो, बेशक पेरेंट्स के घर रह रहा है, लेकिन उसकी इतनी सफिशिएंट इनकम हो कि वो एक बच्ची को वो लाइफस्टाइल प्रोवाइड करे जिसकी वो आदी है या जिस माहौल में वो रह रही है। दूसरा, लड़के का कॉन्फिडेंस देखें, और पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करता है, माँ की खासतौर पर बहन की कितनी रिस्पेक्ट करता है। जो अपनी माँ और बहन की रिस्पेक्ट करेगा वो लड़की की भी करेगा। और दूसरा, एक लड़का जब आपके पास आके बैठता है, उसके बैठने का क्या स्टाइल है, किस तरीके से बैठता है, कोई बड़ा प्राउड होकर टेढ़ा मेढ़ा टांग पे टांग रख के बैठता है, या ज़रा झुके तमीज से बैठता है, या आपसे बात करते हुए आपको अंकल या आंटी करके आपको क्वेश्चन करता है, आंसर देता है आप उनके, तमीज से बात करता है, इसका मतलब है ये लड़का आपको आगे भी रिस्पेक्ट देगा। वरना लड़के रिस्पेक्ट नहीं देते, मोस्टली बड़ा रूड होकर जवाब देते हैं, बड़े प्राउडली बैठे होते हैं, आप उनके बैठने के स्टाइल से असेस कर लेते हैं कि ये लड़का आगे चलेगा ठीक कि नहीं। तो जो दूसरी शादी है, मतलब एक शादी हो चुकी है, अब वो दूसरे रिश्ते की तलाश में, तो उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं? मतलब आप क्या, पहले शादी पहले बीवी मौजूद है, पहली बीवी मौजूद है, अब दूसरी शादी करना? मैं एक बात बताऊं, मैं ज्यादातर इस तरह के केसेस लेती भी नहीं हूँ। अच्छा। या तो देखें अगर डिवोर्स हो गई है, बच्चे भी हैं, कोई इशू नहीं है, या किसी वजह से उसकी बीवी की डेथ हो गई है, बच्चे भी हैं, फिर भी कोई इशू नहीं है, ऐसे केसेस हो जाते हैं। लेकिन पहली बीवी की मौजूदगी में हमारे माशरे में एक्सेप्टेंस नहीं है। बहुत कम लोगों ने हमें ऐसा वो फ्री हैंड दिया होता है। जैसे कुछ लड़कियों के बच्चे होते हैं साथ डिवोर्स के बाद, या विडो हो गई, उनके बच्चे हैं, फिर वो किसी हद तक कह देती हैं ठीक है, अगर कोई सेकंड मैरिज ऐसा हो जिसकी पहले बीवी मौजूद हो, लेकिन हमें सपोर्ट करे, हमें शेल्टर दे और ओन कर ले, तो हम ऐसे बंदे से कर लेंगे। वो भी इस मामले में देखती हूँ कि बंदा सिंसियर हो, उस फैमिली को भी अफोर्ड कर लेगा। दूसरा ये कि उसने अपनी पहली बीवी से परमिशन ली हुई है, ये चीज़ें भी ज़रूरी है। बगैर परमिशन के तो आजकल के लॉ में कर ही नहीं सकता बंदा। परमिशन हो
और जेन्युइन रीजन हो। ये नहीं कि जी अब मुझे बीवी पसंद नहीं रही या मेरी अब उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है या ऐसी बात तो वैसी बात, ये कोई तुक नहीं है, जेन्युइन रीजन हो गई। तो क्या रिश्ता होने से पहले यानी कि शादी से पहले ये फैसला किया जा सकता है कि ये सक्सेसफुल है, रहेगी मैरिज या अनसक्सेसफुल? नहीं, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते, दिस इज जस्ट गैम्बल। क्योंकि हमने अक्सर देखा ना कि जो मैरिज ब्यूरोज हैं वो आपको इस तरह कहते हैं जी हम आपको गारंटी देते हैं कि ये रिश्ता जो है बड़ा सक्सेसफुल होगा, फलां है, ये है। नो नेवर, कोई और देता हो मुझे उनका नहीं पता, लेकिन मैं पहले ही आपसे बात की है, मैं किसी किस्म की गारंटी सिक्योरिटी किसी की नहीं देती। ये आपका काम है, हमने आपको दिखाया, आपको पसंद आता है, आप वेरिफिकेशन करें, हर चीज़ ठीक है तो आगे करें, आप अदरवाइज ना करें। अगर आपको कहीं पे झोल नजर आ रहा है कि ये चीज़ हमें गड़बड़ लग रही है, कुछ कर रही है, तो छोड़ दें उसे। तो अक्सर हमें ये भी देखने को मिलता है कि अगर कोई लड़की खूबसूरत है तो उसका रिश्ता मतलब सोसाइटी में एक है कि हो जाता है, जल्दी हो जाता है। खूबसूरती का मैयार तो है, हर कोई खूबसूरत लड़की तो हर कोई चाहता है, लड़की भी खूबसूरत चाहता है, एजुकेशन भी उसकी चाहता है, उम्र भी मुनासिब हो और फैमिली भी बड़ी लश हो। पेरेंट्स आते हैं ना, वो कहते हैं जी हमारे बेटे की ख्वाहिश है कि लड़की खूबसूरत हो और जी हमारी ख्वाहिश है फैमिली अच्छी हो। मैं कहती हूँ चाहिए तो आपको फिर सब कुछ है, किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करेंगे? कंप्रोमाइज़ आप किसी चीज़ पे नहीं करेंगे। तो किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? मैं वही कहती हूँ, देखें अगर आपकी 10 लिस्ट में 10 चीज़ें हैं, अगर आपको उनमें से 7 भी मिल रही है ना, आप उसे चलाएं। देखें या तो आप हाइट पे कंप्रोमाइज़, हाइट पे भी लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते, कलर जो किसी का अगर डार्क है, टैन है, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हैवी पे तो किसी कीमत पे नहीं करते, ठीक है। लड़की की पर्सनैलिटी की इन चीज़ों को नहीं करते। मैं कहती हूँ या तो आप फिर फैमिली पे कंप्रोमाइज़ कर ले कि फैमिली थोड़ी ज़रा माठी अगर हो जाए, बच्ची अच्छी है तो आप वो देख लें, या ये कि बच्ची पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लें, फैमिली बहुत अच्छी है आपके हिसाब से, एलीट क्लास से मैच कर रही है, तो बच्ची का चले थोड़ा कद छोटा है या बच्ची का थोड़ा सारा हैवी है या कोई थोड़ा सा उसमें आपको फील होती है, फिर आप उसको इग्नोर करें। लास्ट मंथ में जो आपने 3 शादियां करवाई थी, तो क्या था, मतलब किस एज के वो लोग थे, कैसी फैमिलीज थी? ये 2 तो यंग कपल्स थे, मतलब जैसे अंडर 30 थे, एक 30 और लेट 40s में लड़के की फैमिली थी। लेट 40s में? हाँ, मतलब 30 प्लस लड़की थी और लड़का अंडर 40 एज था। तो क्या उसमें आपने क्या देखा, फैमिलीज कैसे उनकी बॉन्डिंग हुई, क्या पैरामीटर्स थे? एज ग्रुप देखिए, हम तो एक एज ग्रुप मैच करते हैं, दूसरों की लिविंग उनकी देखते हैं एक जैसी हो, और फैमिलीज को मिलवाया और उन्होंने बल्कि विदिन मेरा 2 मंथ के अंदर अंदर इन्होंने डिसाइड किया है कि ठीक है ये हमें सूट कर रहा है, मैच कर रहा है। 2-3 मुलाकातें की है, फैमिलीज में बच्चों ने आपस में बातचीत की है, सिग्नल्स दे दिए उन्होंने। तो आपके अपने बच्चे, उनकी भी शादियां हुई है? जी माशाल्लाह, मेरी 2 बेटियां एक बेटा है। तो आपने मतलब जो शादियां करवाई अपने बच्चों की, जी क्या देखा आपने? बेटियां मेरी मैरिड हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, और मेरे सन इन लॉ भी माशाल्लाह दोनों डॉक्टर्स हैं, और बेटा मेरा भी माशाल्लाह पायलट बन रहा है। तो बेटा भी छोटा है, उसकी अभी नहीं हुई, लेकिन बेटा मेरा माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत और लाइक मॉडल टाइप ही है। लेकिन यकीन करें मेरे जहन में सिर्फ ये है, मैंने खूबसूरती पे नहीं मरना, क्योंकि मैंने इतना कुछ देखा है। मैंने खूबसूरती पे नहीं जाना, मैंने बच्ची की नेचर देखनी है, मतलब इतनी हो कि उसके साथ मैच करे कि उसे कॉम्प्लेक्स भी ना हो, एक अच्छी शक्ल सूरत की हो, अच्छी पढ़ी लिखी हो, ये भी नहीं कि जी डॉक्टर हो या फलाना ये हो, बस पढ़ी लिखी अच्छी हो और मुनासिब फैमिली हो। ना मुझे कोई है कि बड़े लैंडलॉर्ड हो, ना बड़े कोई दौलत वाले हो, माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है, अच्छी लड़की मिल जाए सब कुछ मिल जाएगा। ये बताइएगा कि आपने अपने बच्चों के लिए कितने रिश्ते देखे या एक ही रिश्ते पर इत्तेफाक किया? और दूसरा इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग ना डिसहार्ट हो जाते हैं जब एक तरफ से रिजेक्शन आई, दूसरी तरफ से रिजेक्शन आई, तीसरी तरफ से, तो चौथी मतलब वो कहते हैं रहने दो, अब मैंने शादी नहीं करनी। नहीं, मेरी जो एक बेटी है डॉक्टर है, उसने तो सिंपल कहा था डॉक्टर होना चाहिए, उसके अलावा कोई ना देखिए आप। तो वो अल्लाह के फजल से पहला ही डॉक्टर आया जो फैमिली हर लिहाज से परफेक्ट थी, उन्होंने भी पहले उसमें विजिट में पसंद कर लिया, तो वहीं पे बात होगी। दूसरी बेटी मेरी डेंटिस्ट है, उसकी ओपन चॉइस थी, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, आर्मी में हो जाए, बाहर हो जाए, उसकी ओपन चॉइस थी, उसके लिए कुछ बरल देखे फिर। तो क्या डॉक्टर्स को डॉक्टर्स ही सूट करते हैं या डॉक्टर्स लड़का है तो वो डॉक्टर लड़की के साथ शादी करे? ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है, बल्कि ये थोड़े दिन पहले हमारा कोई गेट टुगेदर था, तो उन्होंने भी मुझसे ये क्वेश्चन किया, आप एक ये बात बताएं। तो मैंने कहा था ये मैं बात ना किसी फोरम पे बताऊंगी खुल के, ताकि काफ़ी लोगों को भी फ़ायदा हो। देखिए, अगर सेम प्रोफेशन हो, डॉक्टर है बहुत अच्छा है, इंजीनियर है तो बहुत अच्छा है, आर्मी में बचा है तो आर्मी में लड़की हो तो बहुत अच्छा है। सेम जो है ना बच्चों का अगर हो तो बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी रहती है, अंडरस्टैंडिंग। देखिए आपके टॉपिक एक जैसे होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर टीचर है एजुकेशन में फिर भी उनका एक है, और अगर मजे की बात हो एक ही जगह पे काम करें फिर तो क्या सोने पे सुहागा है। उसमें ये है
कि दोनों को लोग बड़ा रिस्पेक्ट से देखते हैं। ना लड़की को कोई वर्गलाने की कोशिश करेगा, ना लड़के को कोई पटाने की कोशिश करेगा। सबको पता है कि ये हस्बैंड वाइफ है, इनके साथ जराना तमीज से रहना है, एक लिमिट में, वो एक लिमिट में रहना है। वर्क प्लेस में उनकी रिस्पेक्ट है। दूसरे वापस आते हैं, उनकी डिस्कशन सेम होती है, केस डिस्कस करते हैं, आज उसका ये हुआ, आज उसका वो हुआ, तो उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। इसी तरह इंजीनियर है, उनकी टेक्निकल अपनी लैंग्वेज है, टेक्निकल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर तो बैंकर है, बैंकर्स अपने उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उनकी अच्छी बॉन्डिंग रहती है। अगर एक जगह पे हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर डिफरेंट जगहों पे भी हो तो उनके अपने जो है ना, आपको बात करने के, डिस्कशन करने के काफ़ी टॉपिक मिल जाते हैं। और इसमें एक दो फिर और चीज़ आती है, ये तो सारे प्लस पॉइंट्स हैं। इसमें चंद एक नेगेटिव पॉइंट्स ये आ जाता है, दोनों डॉक्टर्स हैं, लड़की ने सपोज ट्रेनिंग जो आगे मेडिकल के बाद FCPS है वो पहले कर ली है, लड़के का पास नहीं हो सका, लड़की को अच्छी जॉब लग गई है, लड़का कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। जबकि अगर लड़का पास कर ले, वो कर ले, लड़की कभी कॉम्प्लेक्स में नहीं आएगी। औरत हमेशा मर्द को अपने से आगे जाता देख के खुश होती है। बहुत सारे मर्द होते हैं, अगर बीवी उसके ऊपर जाना शुरू करे या उसको ज़्यादा सक्सेस मिल रही हो तो उनमें कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो कंपटीशन शुरू कर देता है, वो उनके घर का माहौल ख़राब होता है, उसको टीज करना शुरू कर देता है। ये कुछ केसेस है। तो कॉम्प्लेक्स आता है क्यों? वजह कॉम्प्लेक्स इसलिए आता है कि मतलब मैंने अभी पास नहीं किया, मैं अभी नहीं बना, इसको या इसको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है बाहर, मेरी तो वो रिस्पेक्ट उस तरह नहीं है। तो मतलब ये दोनों इसकी चीज़ें हैं। अगर तो वो अच्छे तरीके से एक दूसरे से चले, एक दूसरे की जो हैप्पीनेस है या एक दूसरे ने अगर गोल को अचीव किया है उसको सेलिब्रेट करें, एक दूसरे की कामयाबी को पे खुश हो या एक दूसरे को अच्छा टफ टाइम ना दे, तो ये फिर बेहतर रहेगा। अदरवाइज मैं इस फेवर में हूँ कि सेम प्रोफेशन होना चाहिए, सेम प्रोफेशन होना चाहिए, सेम प्रोफेशन, लेकिन उसी हिसाब से फिर आपको ना आपका माइंड भी ब्रॉड होना चाहिए, ताकि वो आप एक दूसरे की सक्सेस से, जैसे बैंकर है कोई जो है वाइफ है, उसको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की मिल गई है, पोस्ट मिल गई है, बंदा अभी वो मैनेजर पे लगा हुआ है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें समटाइम्स कुछ लड़के, कुछ बंदे जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। सम केसेस ऐसे भी हैं कि सेम प्रोफेशन लेकिन लड़का एलीट क्लास का है और लड़का मिडिल क्लास की है, लड़का भी डॉक्टर है, लड़की भी डॉक्टर है, तो क्या ये बॉन्डिंग अच्छी है? बॉन्डिंग देखिए, उनका अपना तो सेम प्रोफेशन है, लेकिन अगर शादी आपकी उसमें हो गई कि आपका वो स्टेटस नहीं है, वो नहीं है, फिर तो बात ही गुजर गई। ये चीज़ें तो शादी से पहले देखने वाली होती है ना, कि आपका स्टेटस इक्वल हो। मतलब अगर एक कर्नल साहब है तो एटलीस्ट दूसरे भी कर्नल साहब या मेजर हो। ये तो नहीं एक मेजर साहब और एक मेजर जनरल के घर शादी हो जाए। तो ये स्टेटस कॉम्प्लेक्स फिर ये रहती हैं चीज़ें, उसमें ना फिर लड़की कंफर्टेबल होती है ना लड़का कंफर्टेबल होता है, या अपने से छोटे या अपने से बड़े पे दोनों कंफर्टेबल नहीं होते। तो मिस मुझे ये बताइएगा, ये तो चले प्रोफेशन से रिलेटेड होगी, जो हाउस वाइफ होती हैं उनके लिए क्या डिमांड्स होती हैं लड़के वालों की तरफ से कि हाउस वाइफ चाहिए? तो मतलब लड़की एक है वो टीचिंग करना चाहती है, लेकिन लड़के वालों की डिमांड है कि हाउस वाइफ चाहिए, तो क्या इनकी आपस में हो सकती है? इसमें ऐसा है कि कुछ पेरेंट्स रिक्वायरमेंट हमें देते हैं कि लड़की काम करती हो, या कहते हैं काम ना करती हो। वैसे आजकल 90+ लोग कहते हैं लड़की काम करती हो, जॉब कर रही हो। 90+ लोग, ये आपका एक्सपीरियंस? जी जी, बहुत कम लोग होते हैं कि लड़की नॉन वर्किंग या घरेलू हो। तो जिसकी घरेलू की डिमांड है वो फिर वो उन्हें वही दिखाए जाते हैं। दूसरा, फिर ये बात पहले तय कर लें कि लड़की बाद में अगर काम करना चाहती है या नहीं करना चाहती, ये बातें पहले डिसाइड होनी चाहिए। नहीं जी छुड़वा देंगे, ये नहीं बात, आप पहले बात करें, भाई लड़की टीचिंग कर रही है, लड़की डॉक्टर है, या लड़की कुछ भी कर रही है, बैंक में काम कर रही है, आपने उसे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, ये आप पहले बताएं। बाद में उस पर फोर्स करेंगे ना तो फिर मामला आपका सबसे पहले खराब होगा। अच्छा, एक एजुकेटेड मर्द है, उसकी एक ऐसी लड़की के साथ शादी होने जा रही है जो अनएजुकेटेड है, जो ज्यादा मतलब पढ़ी लिखी नहीं है। इस तरह होता नहीं है, आजकल नहीं होता। आजकल एजुकेशन फैमिलीज में होता है, वो बहुत साल पहले होता था, अब फैमिलीज में भी ये चीज़ नहीं होता। लोग तो फैमिलीज में शादी करना पसंद भी नहीं करते। क्यों? एक तो डॉक्टर्स भी कहते हैं इंटरनल मैरिजेस ना करें, बच्चे डिसेबल होते हैं, आप कम से कम 1-2 जनरेशन में अगर होगी आगे आप मत करें। दूसरा, आजकल ट्रेंड भी बच्चों का यही है जी कजन्स में हमने शादी नहीं करनी, कजन्स तो बहन भाई होते हैं, या जो भी उनकी थॉट है या जो भी है, फैमिलीज में लोग शादियाँ अब नहीं करते, पहले करते थे शादियाँ फैमिलीज में। अक्सर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, बच्चे का फादर हाईली एजुकेटेड, बल्कि बाहर का पढ़ा हुआ, टॉल और बेहतरीन हर लिहाज से, जबकि उसकी वाइफ 5 फुट से भी ऊंची नहीं है और बिल्कुल उसने स्कूल कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी। ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं और बच्चे उनके माशाल्लाह हाईली एजुकेटेड, सेटल्ड, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग नज़र आती है बात करते हुए, देखते हुए। वो शादियाँ अच्छी निपटी भी थी और उस वक्त की शादियाँ हो जाती थी, इनको मिसमैच शादियाँ कहते हैं।
उस वक्त ये शादियां होती थी और चलती भी थी। अब तो आप हर चीज मैच करके इतना कुछ करके भी चलते हैं तो शादी कुछ दिनों के बाद टूट भी जाती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ससुराल वाले इंटरफेरेंस करते हैं। आज की जनरेशन जब अपने पेरेंट्स को देखती है तो जब अपने फ्रेंड सर्कल में या सोशल सर्कल में बैठे होते कहते हैं जी वो मेरे माँ बाप की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, उनका आपस में जो बात करने का तरीका है बहुत अच्छा है। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो क्यों मतलब पीछे हो जाते हैं? देखिए मैं एक बात तो, आप बच्चे जो घर का माहौल देखते हैं ना, अपने पेरेंट्स की अच्छी बॉन्डिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, अच्छा एक दूसरे को देखेंगे तो वो अपने घर का, अपनी फैमिली का माहौल भी वैसा बनाने की कोशिश करेंगे। टॉक्सिक माहौल देखेंगे तो वो अभी उन्हें पता होगा, ये ट्रेनिंग आपके घर से ही हो जाती है, आपको कुछ कहने की बताने की जरूरत नहीं होती। जैसा माहौल आप घर में देखेंगे वही आप अपनी फैमिली पे एप्लीकेबल करते हैं। तो क्या एक लड़का लड़की दोनों जब उनका रिश्ता होने जा रहा होता है तो अंडरस्टैंडिंग के लिए शादी से पहले उनको आपस में बातचीत करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि आजकल होता ही है। पहले पेरेंट्स मिलते हैं आपस में, दोनों फैमिलीज आपस में मिलती हैं, बच्चों को भी मिलवा दिया जाता है, पेरेंट्स और फैमिली की मौजूदगी में एक नज़र देख लेते हैं। फिर दोनों तरफ से डिमांड होती है कि हमारा बेटा बच्ची से बात करना चाह रहा है और बच्ची भी बात करना चाह रही है। फिर उनके नंबर एक्सचेंज करते हैं, दोनों के बच्चे आपस में बात करते हैं, बाहर मिलते हैं, कॉफ़ी पी, खाना खाया, थोड़ा घूम फिर के अपनी फिर देते हैं, ग्रीन सिग्नल देते हैं कि हमें ये सूट कर रहा है या हमें सूट नहीं कर रहा। तो इस मामले पे फिर आगे बात खत्म होती है अगर बच्चे ओके कर देते हैं। और ये ज़रूरी भी है, बच्चों की मेंटली कंपेटिबिलिटी होनी ज़रूरी है। मतलब ये वालिदैन ने देखा होता है, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने डिसाइड कर ली, लेकिन बच्चों को थोड़ा टाइम दिया जाता है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर ले कि आए इनके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो जब अंडरस्टैंड कर लें इसको हम लव मैरिज कहेंगे या अरेंज मैरिज? ये अरेंज मैरिज को लव की उसमें शक्ल में ले जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी अरेंज कर लेते हैं, लव बाद में हो ही जाएगा। मैं वही कहती हूँ कि अल्लाह ने निकाह के दो बोलों में इतनी ताकत रखी हुई है। गैर अननोन लोगों का दो का जब निकाह होता है तो अल्लाह उनके दिल में इतनी मोहब्बत डाल देता है कि वो फिर उसका जवाब ही नहीं है। तो ये लव मैरिज एग्जिस्ट करती है? जो लोग कहते हैं कि लव मैरिज है, शादी हो गई, रिश्ते हो गए। देखिए लव मैरिज करने में भी बुराई नहीं है। मतलब अगर आपने अच्छा पार्टनर चूज की है, घर वाले अगेंस्ट क्यों होते हैं कि जी हमारा लड़के ने ऐसी फैमिली से शादी कर ली है, वो पसंद कर ली है लड़की जो हमारी बरादरी की नहीं है, या ऐसे घर में कर ली जो हमारे स्टेटस के नहीं है, या वो तो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमारा बेटा 6 फुट का, लड़की 5 फुट की है, हमारे बेटे ने पसंद कर ली है। इसी तरह लड़कियों के बारे में भी माँ बाप, अगर लड़की ने कोई छोटे घराने का लड़का पसंद कर लिया है या कोई लुक्स में एवरेज है या उसकी फैमिली में कोई इशू है तो लड़की वाले भी अगेंस्ट हो जाते हैं। तो मतलब लेकिन ये है कि बच्चों की अगर चॉइस ठीक है, उन्होंने अच्छा कोई डिसीजन लिया है तो कोई हर्ज भी नहीं देखने में। लव मैरिज में मतलब वालिदैन को बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चों ने ज़िंदगी गुजारनी है। और लव मैरिज में बच्चे जो है ना जैसे तैसे भी होना अच्छा गुजारा कर लेते हैं, एक दूसरे की बात को कवर अप करते हैं। जबकि जब अरेंज मैरिज हो ना तो लड़की को कोई शिकायत हो या लड़के को कोई शिकायत हो तो माँ बाप को बार बार आके कहते हैं आपने कहा था ये होगा, इसमें ये बात है, इसमें ये बुराई है। फिर आगे पेरेंट्स का रूल शुरू होता है, वो बच्चों को समझाते हैं या प्रॉपर उन्हें गाइड करते हैं कि अभी नए लोग हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए नए माहौल, नई जगह से आए, आपको टाइम लगेगा थोड़ा अंडरस्टैंड करने में। फिर पेरेंट्स उस फैमिली को सपोर्ट करते हैं जो अरेंज मैरिज होती है। लव मैरिज में बच्चे खुद उसको ना एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैरिज में बरादरी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? मतलब ये फलां बरादरी से है, ये फलां बरादरी से, ये आप यकीन करें आपने फेस किए होंगे आजकल के ज़माने में अभी तक कुछ सैयद फैमिलीज हैं, हमने सैयद से बाहर नहीं निकलना, हम अराई हैं तो अराई से बाहर नहीं निकलना, जट हैं तो जट से बाहर नहीं निकलना। मतलब वो करते करते बच्चियों और बच्चों की एज कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। मैं कहती हूँ आप एक डेडलाइन रखें, इस एज तक हमने देखना है, कास्ट मिल गई तो ठीक, उसके बाद जो अच्छा बेहतर रिश्ता आप करते हैं। तो बेहतरीन एज आप क्या समझती हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इस एज में शादी हो जानी चाहिए? लड़कियों की तो देखिए अर्ली 20s बेस्ट एज है। मैं तो कहती हूँ 25 के बाद भी लड़कियों की लेट हो जाती है। 22, 23, हाथ 24 तक बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी एजुकेशन कर रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, CA, MBA कुछ भी कर रहे हैं, 23-24 साल में कंप्लीट हो जाता है। और लड़कों के लिए लेट 20s, 27, 28 तक लड़के सेटल हो जाते हैं। उन्होंने जो भी करना है अपनी लाइफ में अचीव कर लिया होता है, बाकी तो टाइम के साथ साथ फिर उनकी चलती रहती है। तो जहेज जब होती है बातचीत तो इसका क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है? लोग क्या कहते हैं? आपसे कहते हैं डायरेक्टली या नहीं? मैं एक बात बताऊं, वैसे अल्लाह का शुक्र है जिस तरह की हमारे पास फैमिलीज आती है ना, जहेज की डिमांड नहीं करते। बल्कि कुछ लोग कहते भी हमने अपनी बेटी के लिए प्लॉट लिया हुआ है, हमने से गाड़ी देनी है। मैं कहती हूँ प्लीज ये ना मुझे बताएं तो ना अगलों को बताएं। कोई आपकी बेटियों की वैल्यू करके आपको बेटी को लेके जाए,
इन चीज़ों की वजह से आपकी बेटी को पसंद न करें। तो ये मत बताएं कि आपने क्या देना क्या नहीं देना, जब होगा टाइम देखा जाएगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं अभी भी, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो वो जहेज की वजह से उनकी बच्चियां आज भी घर में बैठी हुई हैं, उनकी उम्रें जो हैं वो मैं बताऊं, ये एक खास स्पेसिफिक तबका है कि जो इंतजार करते हैं कि कोई लड़की आएगी तो हमारा घर बना देगी, फ्रिज लेके आएगी, फ्रिज लेके आएगी, बेड लेके आएगी। मैं कहती हूँ लड़की को आप इतना काबिल बनाए कि जहेज देने की जरूरत ना रहे, और लड़के को इतना काबिल बनाए कि वो जहेज की डिमांड ही ना करे। इतना होना चाहिए। लेकिन ये जो मिडिल क्लास से भी बिलो तबका है ना, उनकी डिमांड है। वरना हमारे पास माशाल्लाह जिस तरह की पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली आती है, जहेज की कभी किसी ने डिमांड नहीं की। सोना जो कि बहुत महंगा हो चुका है, लोग सोने की डिमांड करते हैं, 5 तोला सोना, 7 तोला सोना। तो ये क्या है, सोना क्यों लेना है, क्या वजह है? सिक्योरिटी के लिए? सिक्योरिटी नहीं, देखे लड़की वाले उसमें हक मेहर में ये इतना लिख दें, इतना सोना। पता क्या, जब ये बात हक मेहर पे आती है ना कि जी 10 लाख लिखते हैं, 20 लाख लिखते हैं, इतना जेवर लिखते हैं, इस बात को लोग बदशगुनी कहते हैं, उसमें नहीं करते। और लड़की वालों ने अगर सोना देना भी अपनी बेटी को देंगे, ससुराल वालों को तो सास को कुछ छोटी सी कुछ चीज डाल देंगे या नंद को डाल देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं करते ना, वो तो अपनी बेटी को देंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है ना कि बेटी अब उनके घर से चली गई, अब बेटी अपने ससुराल में चली गई, तो कहते हैं अब तो उनके पास ही बेटी हमारी चली गई। नहीं, इसको मैं एक बात बताऊं, मैं खुद कहती हूँ ना बड़े हक में ना जेवर जो है ना, आपकी बेटी का घर आबाद करने की कोई सिक्योरिटी की वो नहीं है कि ये आपकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी नहीं है। उसकी अच्छी लाइफ हो, कम उस हक मेहर से भी बन जाएगी, और अगर नहीं बनी होगी तो ज्यादा हक मेहर से भी नहीं बनेगी। लोगों की डिमांड कुछ इस तरह की एक होती है जरूर, लाइक मतलब जैसे आप रिसेप्शन जो है ना बड़ी अच्छी जगह पे दे दें, क्योंकि हमारे रिश्तेदार फैमिली वगैरह अच्छी जगह पे रिसेप्शन दें, या हमें जो कपड़े सूट आपने देने हैं ना फलाने ब्रांड के दें, इस तरह की कुछ फरमाइशें कर देते हैं। तो ये तो चले किसी हद तक चलो बात है, लेकिन जब बहुत ज्यादा लोग वो करना शुरू कर देते हैं ना, हक मेहर में ये दें या ये कि फलानी ये चीज करें, वो फिर अननेसेसरी डिमांड्स हो जाती है। उनको क्या एडवाइस करेंगी, क्या होना चाहिए? अव्वल तो देखें, जो लड़की की फैमिली है, लड़के की फैमिली है, अपने स्टेटस में अपनी चादर में रह के जितना आप कर सकते हैं करें। दुनिया को दिखाने के लिए कर्जे लेके आप ऐसा मत करें, जितना आप इजीली हैप्पीली कर सकते हैं वही करें। और अगर लड़के वाले भी आपको फोर्स कर रहे हैं कि जी आप ये करें या वो करें, तो उस तरह उनकी बातों को ना माने। इतना आप अपनी चादर देखें जो, और अगर आपको अंदाजा हो जाए कि ये कुछ किसी किस्म का इनके जहन में लालच है या इनके माइंड में कोई और चीज चल रही है, तो उसको फिर आप गुड बाय कहते हैं, गुड बाय कहते हैं, बेहतर है। या देखें कुछ लोगों को होता है जी लड़की कोई सिटीजन है, तो उसका बड़ा चाम होता है कि जी हमारा बेटा एडजस्ट हो जाए, सेट हो जाए। भाई आपका लड़का किसी काबिल अगर होगा तो वो सेट होगा। FA BA लड़के जिसको जी बाहर जाने का शौक है, तो वो तो बाहर हम उस तरह नहीं भिजवा सकते ना, शादी होके जाता है लीगल तरीके से जाए, या ऑलरेडी वहाँ पे है, अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है, फिर लोग एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज बेटे में कोई दम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कोई क्यों अपनी सिटीजन बेटी के साथ करेगा। जी, तो आज के हमारे पॉडकास्ट में मौजूद थे हमारे साथ मिसेस ख्वाजा, जो कि मारूफ मैरिज कंसल्टेंट हैं, और वो आप लोगों को यही बता रहे थे कि शादी जैसे बंधन को आप लोग क्यों मुश्किल बना रहे हैं, जबकि ये बहुत आसान है। तो यकीनन आज का पॉडकास्ट आपको हमारा अच्छा लगा होगा। कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और इस पॉडकास्ट को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपके एक शेयर से किसी का फायदा हो सकता है। फिलहाल के लिए अपने होस्ट उज़ैर आलम को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।